सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के पोएम जो कि ऑन किलिंग अ ट्री। इनकी जो पोएट है उनका नाम है गिव पटेल। इनका जो स्पेलिंग है नाम का वो याद कर लीजिएगा आप। देखिए, जब आप लोग इस पोएम को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो जो पोएट है वह बता रहे हैं कैसे जो है ट्रीज को मार सकते हैं हम लोग, मतलब पूरी तरीके से ट्री को कैसे मारा जाता है वो पूरा इस पोएम में वो बता रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसका पॉजिटिव साइड देखें तो यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रीज हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि इंसान होते हैं। और जैसे हम लोग किसी ट्री को काटते हैं, मतलब उन्हें हम लोग मारते हैं, तो मानो हम लोग की इंसान की हत्या कर रहे हैं उस बराबर है। तो यही यहाँ पर बताते हैं पूरा इस पोयम में कि कैसे कैसे हम लोग ट्रीज को मार सकते हैं। मतलब इससे बस वह बताना चाह रहे हैं कि ट्रीज भी क्या है, तो लिविंग थिंग्स है, और उनको मारना भी जो है इंसान के मारने के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि आपने जो है लोगों को पेड़ को काटते हुए देखा होगा, लेकिन क्या वह पेड़ को मार सकते हैं? और क्या यह आसान होता है? मतलब पेड़ को मारना क्या आसान होता है? देखो, पेड़ को काटना और मारने में थोड़ा सा अंतर कह सकते हो आप। कि पेड़ को, जैसे मैं किसी पेड़ के हिस्से को काट रहा हूँ, जैसे उसकी टहनी को काट रहा हूँ, और पेड़ को मार डाला मतलब कि उसको पूरी तरीके से सुखा देना, मतलब वापस से कभी ग्रो ही ना करे। तो यही कहते हैं, क्या पेड़ को मारना आसान है? तो यहाँ पर ये जो पूरा पोयम है इसी के अंदर इन्होंने ये बताया हुआ है कि कैसे जो है पेड़ को मारा जा सकता है। तो देखो, पहले ही पढ़ के लग रहा हो कि यार क्या पेड़ को जो है मारने की यहाँ पे बात की जा रही है, बहुत ही अजीब लग रहा है। लेकिन बस ये इससे बताना चाहते हैं कि पेड़ जो है वो भी एक लिविंग थिंग है, जैसे कि इंसान होते हैं, और इसलिए उनको भी मारा जा सकता है। मतलब जैसे इंसानों को भी मार सकता है ना, उसी तरह पेड़ को भी जो है पूरी तरीके से मारा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ये जो पूरा पोयम है इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस भी जो है ये पूछे जा रहे हैं, जिनको आप कह सकते हो लिटरेरी डिवाइसेस। तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा राइमिंग स्कीम है इस पूरे पोयम में, तो यहाँ पर इस पोयम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, जिसको आप क्या कह सकते हो कि यह क्या है, फ्री वर्स है पोयम। मतलब यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोयम में। तो ये एक नंबर के तौर पे आप याद कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछ देता है तो। ठीक है, तो ये क्या है, तो यह फ्री वर्स है, इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अब हम लोग जो पूरा पोयम है इसके साथ हम लोग देखते चलेंगे कि कहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस जो आ रहे हैं, जिसको लिटरेरी डिवाइस आप कह सकते हो, और वो भी हम लोग कवर इसमें करते चलेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने में काफ़ी समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। जो ये नाइफ मतलब चाकू है उसका एक सिंपल जैब का मतलब हो गया कि एक साधारण सा वार जो है उससे हम लोग पेड़ को नहीं मार सकते हैं। मतलब चाकू उठाया, हमने पेड़ को लेके मार दिया, एकदम से मारा उसको, तो उससे जो है हम लोग पेड़ को मार नहीं सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि कैसे जो है पेड़ बड़ा हुआ है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अर्थ को जो है धीरे धीरे कंज्यूम करके जो है यहाँ बड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे पेड़ की बात की जा रही है, इसको हम लोग आगे जो है अभी कवर करेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में। तो पहले तो यहाँ तक देख लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव डिवाइस कौन से हैं। तो पहले लाइन को आप देखो, ये जो पहला लाइन है इसके अंदर जो सेंटेंस है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, ये पहला सेंटेंस पहले ही लाइन में खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन आप नीचे सेकंड लाइन को देखो, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। देखो, ये पहले सेकंड लाइन में चला ये सेंटेंस और थर्ड में भी चला। तो जब कभी भी आप देखो कोई पोयम को, उसमें जब एक सेंटेंस पूरा पहला ये लाइन चल गया, उसके बाद फिर नीचे वाले भी लाइन जो है उसमें भी चलता है, या फिर हो सकता है कि ये भी पूरा लाइन चला उसके साथ उसके नीचे भी, मतलब लाइन तक ये कैरी ऑन रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजैबमेंट। एंजैबमेंट में होता क्या है, तो कि एक ही सेंटेंस जो है वो एक लाइन में खत्म ना होकर के उसके नीचे वाले लाइन में भी चलने लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, सेकंड लाइन का जो सेंटेंस है उसमें भी चला, फिर नीचे थर्ड लाइन में भी आधा तक चला। यही तरह आप देखो यहाँ पर वापस से इसको क्लियर कर देता हूँ, ये जो सेंटेंस है ये चला, इट हैज़ ग्रोन एंड स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये वापस नीचे लाइन तक ही चला। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये एंजैबमेंट हो गया। इसके स्पेलिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो पूरा पोयम है इसके अंदर आपको बहुत जगह एंजैबमेंट जो है दिख जाएंगे, और बहुत सिंपल है इसको पहचानना कि कहाँ पर एंजैबमेंट है और कहाँ पर नहीं है। जैसे कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर एक ही लाइन में खत्म हो जाता है तो वो एंजॉयमेंट नहीं है, बट अगर वो 2-3 लाइन में चलता रहता है तो वो हो गया एंजॉयमेंट। तो इसके स्पेलिंग आप देख लेना ना, यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्पेलिंग भी, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये ई के बाद एन है यहाँ पर, थोड़ा सा अगर देखने में दिक्कत हो गया हो तो। ना इसके आगे चलते हैं, ये पहला ही स्टैंजा का कुछ लाइन है यहाँ पर। यहाँ पे कहा जाता है, राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। देखो, पेड़ जो है वो धरती पर बोला जा रहा है कि उसमें जो है ऊपर उगता है, उसके बाद उसके क्रस्ट पर, क्रस्ट क्या हो गया, पेड़ का जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा आप कह सकते हो। जैसे कि हमने देखा था कि जो अर्थ है उसके 3 लेयर्स देखे थे। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर था वो था क्रस्ट, उसके बाद जो था वो मेंटल, और नीचे वाला तो जो था उसको हम लोग कोर कहते थे। तो ये ऊपर का जो लेयर हो गया वही यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो ऊपर का लेयर हो गया
इस पे जो है वो मीन्स क्रस्ट पर जो है वो फीड करता है, मतलब उस पे से खाना लेता है। मतलब कि क्रस्ट पर जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स है, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ये जो है लेता है खाने की तरह पे। और उसके बाद एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट आ रहा है सालों साल उन सनलाइट्स को लेता रहता है, इसी तरह सालों साल जो है न्यूट्रिएंट्स को ले लेकर वो बड़ा होने लग जाता है। इसी के साथ जो एयर हो गया वो उसको एनवायरनमेंट से मिल जाता है, वाटर भी सॉइल में उसको मिल जाता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, बोला जा रहा है कि उसके बाद क्या होता है, तो एक लेप्रस हाइड मतलब जैसे कि धीरे धीरे क्या हुआ, पेड़ बड़ा हो गया, ठीक है, तो फिर उसमें से और पतले पतले जो है जो ट्विक्स निकलते हैं, ट्विक्स, ठीक है, ये वर्ड आगे भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पतली पतली जो है न्यू बॉर्न टहनियाँ होती है, मतलब एकदम जो नए नए अभी जन्मे जो टहनियाँ होती है जो बहुत नाजुक होती है, वो जो निकलते हैं उनको यहाँ पर कहा जा रहा है एक तरह से लेप्रस हाइड। अब ये जो लेप्रस है ना, ये एक स्किन डिजीज़ है जो कि इंसानों को होता है। अब आप यहाँ पर सोचे होंगे कि यार इंसान के होने वाला स्किन डिजीज़ को पेड़ों में क्यों लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो मान लो जैसे पेड़ हो गया, पेड़ों में और इंसानों में इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। अब लेप्रस हाइड एक जो बीमारी है जो इंसानों में होता है, इसमें होता क्या है ना कि इंसान का शरीर का कहीं कहीं का जो रंग होता है ना वो थोड़ा अलग सा हो जाता है। जैसे पूरा शरीर में आपका रंग जैसे हल्का ब्राउन टाइप में हो गया और वहाँ पे थोड़ा वाइटिस वाइटिस हो जाएगा, कहीं कहीं पर जैसे धब्बे धब्बे टाइप में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है जो पूरा पेड़ का जो बार्क होता है, जो हिस्सा हो गया, ठीक है, वो ब्राउन होता है, लेकिन जो ट्विग हो गया जब वो निकलता है तो वो थोड़ा हल्का ब्राउन रहता है, हल्का वाइटिस एंड थोड़ा हल्का ब्राउन ब्राउन सा रहता है। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि लेप्रासाइड मतलब ट्विग को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो आप सिंपल में समझ गए लेप्रस क्या है, तो एक बीमारी है जो कि इंसानों को होता है, लेकिन इससे हम लोग पेड़ों में इसको यहाँ पर दर्शा रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग इंसानों और पेड़ों में इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि जैसे दोनों सेम ही हो मानो। उसके बाद कहा जा रहा है स्प्राउटिंग लीव्स, मतलब उस जो ट्विक्स हो गया उसमें से फिर पत्ते निकलने लग जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेप्रासाइड, लेप्रस जो हो गया ये क्या है, तो ये जो डिजीज़ है इंसानों को होती है उसको दिखाया जा रहा है पेड़ों में। तो ये पेड़ों में डिजीज़ नहीं हो रही है, बस कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। मतलब यहाँ पर पेड़ों को इनडायरेक्टली क्या बताया जा रहा है, तो ह्यूमंस की तरह बताया जा रहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। और ये जहाँ पर भी दिखे, जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखे कि भाई इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, कि यहाँ पर पेड़ों को इंसान की तरह दर्शाया जा रहा है, ठीक है, या फिर इंसान को पेड़ की तरह, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर यूज हुआ है मेटाफोर। तो मेटाफोर क्या है, ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। तो इसको भी याद कर लो कि मेटाफोर एक पोएटिक डिवाइस है जिसके अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। अब आगे एक और आएगा आपको, ठीक है, उसमें आपको देख करके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे मतलब मेटाफोर क्या होता है। इसमें हो सकता है थोड़ा डाउट हो जाए, लेकिन आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है सो हैक एंड चॉप, मतलब हैक का मतलब है कि एकदम तेजी में जोर से मारते हुए, चॉप मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देना। तो अगर आप पेड़ को जो है जोर से मारते, लाइक ये पेड़ मान लो हो गया, और ये पूरा उसका ये अर्थ का मतलब ग्राउंड हो गया, इसमें नीचे इसके रूट्स फैले हुए हैं, तो उसको जोर जोर से मार कर आप चाहे कितने भी छोटे टुकड़ों में काट दो, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, इससे जो है पेड़ मरेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, मतलब इससे उसको चाहे कितना भी दर्द हो पेड़ को, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इससे वो मरेगा नहीं। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो उसका ब्लीडिंग बार्क है वो हील हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क कहा जा रहा है, ये बार्क मतलब क्या, ये बाहरी हिस्सा जो हो गया पेड़ का, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना पेड़ का जो छाल टाइप में, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग बार्क। तो ये क्या होगा, हील हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। ये जो ब्लीड करने का होता है ये कैसे होता है, जैसे इंसानों को अगर आप देखो, हम लोग का हाथ अगर हल्का सा कट जाता है या पैर कहीं भी थोड़ी सी भी कट लग जाती है तो उसमें खून निकलने लग जाता है, मतलब ब्लीड करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर पेड़ों में बोला जा रहा है कि ब्लीडिंग बार्क। ऐसा रियल में होता है क्या कि पेड़ में से खून निकलता हुआ टाइप का, मतलब ऐसा, ठीक है, तो नहीं ना होता है। तो यहाँ पर बस सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट कंपेरिजन किया जा रहा है। और इसका मतलब कि ये क्या है, तो ये भी एक मेटाफोर है, ठीक है, इसको भी देखो मेटाफोर। पेड़ जो है वो ब्लीड नहीं करता है, बट यहाँ पर पेड़ को जो है इंसानों की तरह दर्शाया गया और लिखा गया है ब्लीडिंग बार्क। सो यहाँ पर आपने समझ लिया कि चलो ये क्या है, मेटाफोर। तो यही कहा जा रहा है कि वो कट जाएगा, वो बाद में हील हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर जो है जो धरती है उससे क्लोज में जो है विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विक्स, फिर जो है कर्ड मतलब घुंघरैले टाइप में थोड़े हल्के घूमे घूमे से जो है ट्विक्स निकल जाएंगे। मतलब कि पेड़ को मान लो इतना पे काट के इसको नीचे रख दिया गया, फिर भी नीचे से बगल से साइड से जो है मतलब यही से निकल निकल करके बात वही बराबर होगा, नए नए ट्विक्स आ जाएंगे। फिर क्या है, मिनिएचर बॉ। मिनिएचर बॉ मतलब क्या हो गया, मिनिएचर का मतलब होता है छोटी, और बॉ मतलब हो गया
ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, शाखाएं जो आप कह सकते हो वो निकल जाती है, मतलब ट्विक्स हो गए, ठीक है, वो बड़े बड़े थोड़े से हो जाते हैं, तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनिएचर बॉ। मिनिएचर बॉ विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, मतलब ट्विक्स हो गए वो थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, फिर अगर हम उसको नहीं देखते हैं तो वो और ज़्यादा बड़े बड़े जो हो जाएंगे, मतलब अपने पहले साइज में आ जाएंगे जैसे पहले थे। तो ट्विक्स मतलब हो गया कि एकदम छोटी, मतलब एकदम जस्ट न्यू बॉर्न जो होती है वो, फिर जब वो थोड़ी बड़ी सी हो गई तो एक टहनी के जैसे रूप में आ गई, ठीक है, शाखाएं जिसको आप कह सकते हो, तो उसको हमने बोल दिया मिनिएचर बॉ, और नहीं देखा गया तो वो और बड़ी हो जाएगी, एकदम मोटी सी विशाल सी हो जाएगी। और फॉर्मर साइज मतलब होता है कि अपने पहले के आकार में वो आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब वापस मैं याद दिला दूँ, देखो यहाँ पर ये बहुत सारे एंजाइमेंट्स हैं, लाइक ये देखो पहला लाइन यहाँ पर, इसमें ये जो सेंटेंस है ये गया एंड ये गया, मतलब यहाँ पे आके एंड हुआ, तो यहाँ पर भी इंजॉयमेंट है। इस तरह आप देखोगे तो बहुत जगह आपको इंजॉयमेंट देखने को मिलेगा। सो इंजॉयमेंट जो आप खुद भी देख सकते हो, तो बहुत आसानी से मैं हर जगह पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। इसके आगे देखो कहा जा रहा है, तो पोएट अब कह रहे हैं कि देखो पेड़ को काटने से कुछ नहीं होने वाला है, इससे वो लिखते हैं कि नो, मतलब पेड़ को काटोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो वापस से बड़ा हो जाएगा वक्त के साथ। फिर ये कह रहे हैं द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जो जड़ है उसको जो है बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा, मतलब कि जो जड़ें जो धरती के अंदर गई हुई है उनको खींच करके बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यहाँ पर एंकरिंग का मतलब हो गया कि जहाँ पर जड़ों ने अपना पकड़ बना कर रखा हुआ है, तो जैसे हम जानते हैं कि जड़ अंदर चली जाती है तो हम पकड़ बना लेती है, तो जहाँ पर ये जो पकड़ बनाई हुई है जड़, उसमें से जो है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, मीन्स इस एंकरिंग अर्थ में से। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट, मतलब जैसे कि चाहे उसको आप रोप बांध करके जो है पूरा पेड़ों को से बांध करके, ठीक है, उसको बाहर घींच करके निकालो, या फिर स्नैप्ड आउट, इस फिर ये आगे कैरी ऑन होता है, और पुल्ड आउट इंटायरली, मतलब या पूरी तरीके से उसको कैसे बाहर की तरफ निकाल दो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस पूरे पेड़ को बाहर की तरफ निकाल दिया गया है मतलब समेत। आउट ऑफ द अर्थ केव, अर्थ के गुफा से जो इसको बाहर निकाल दो। ये जो जड़ जहाँ पर फैली रहती है ना, उसी को कहा जा रहा है अर्थ का गुफा, क्योंकि अर्थ के अंदर जो है जाकर के ये पूरी जड़ फैली हुई रहती है। तो इन जड़ को कहा जा रहा है कि क्या करना है, तो बाहर की तरफ निकाल देना है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं पुल्ड आउट वर्ड, तो एक यहाँ पर ये वर्ड पुल्ड आउट जो है बोला गया है, फिर इसी के साथ यहाँ पर एक बार और पुल्ड आउट इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो आप देख सकते हो कि मतलब जब वर्ड रिपीट कर रहा हो, ठीक है, एक ही सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर आप देखो एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, ये एक सेंटेंस है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर आओ, और पुल्ड आउट इंटायरली, ये भी एक ही सेंटेंस है, और ये यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, लास्ट में यहाँ पे कॉमा लग रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो सेंटेंस जो एक है, एक ही सेंटेंस में दो दो बार पुल्ड आउट वर्ड यूज़ किया गया, मतलब रिपीट किया गया है एक सेंटेंस में दो बार। तो ये भी एक क्या है, तो लिटरेरी डिवाइस है, या फिर आप इसको पोएटिक डिवाइस कह सकते हो। तो ये क्या है, ये है रिपीटेशन, रिपीटेशन का कह सकते हो इसको। तो ये बहुत आसान होता है समझना, एक ही सेंटेंस में अगर दो बार कहीं पर रिपीट हो रहा है एक ही वर्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन। तो यही हो गया, यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो बार पुल्ड आउट जो वर्ड है ये रिपीट हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये क्या है, तो ये एक पोएटिक डिवाइस है जो कि है रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो इसको भी आपने समझ लिया। इसके साथ एक और पोएटिक डिवाइस है जो कि मैंने लास्ट तक लिए छोड़ा हुआ था, सोचा था कि खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा कमी है जानना, बट हाँ अच्छा है इसलिए। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर उसको बताता हूँ। यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से बाहर निकाल देने के लिए आउट ऑफ द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और इससे क्या होगा, जो ट्री का स्ट्रेंथ है वो आपको दिख जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगा, और वो क्या है, तो रूट को कहा जा रहा है। और क्योंकि जो रूट है वो मेनली आप सकते हो ज़्यादातर काम कर देता है, जैसे कि पानी लेना हुआ तो वही अर्थ से ले लिया, फिर न्यूट्रिएंट्स भी सब जो अर्थ से उसने पा लिए। इस तरह एयर भी हो गया, सनलाइट का भी जरूरत पड़ता है, उसका भी जरूरी है, लेकिन रूट जो है वो बोला जा रहा है कि मेन काम कर रहा है, इसलिए इसको स्ट्रेंथ बताया जा रहा है ट्री का। द सोर्स, क्योंकि देखो रूट अगर रहता है ना, तो अगर रूट रह गया, पेड़ का कहीं का रूट बच गया तो वापस से वो बड़ा हो जाता है, इसलिए ये कहा जा रहा है द सोर्स वाइट एंड वेट। रूट कैसा दिखता है, तो वाइट रंग का होता है और हल्का वेट होता है, मतलब गीला होता है, क्योंकि वो पानी को कैरी कर रहा होता है। द मोस्ट सेंसिटिव, मतलब सबसे जो नाजुक हो गया। हिडन, जो कि छुपा हुआ रहता है। जो रूट हो गया वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, हाँ कह सकते हो कि हार्ड रहते हैं, लेकिन पूरा ट्री जो हो गया उसके ऊपर के हिस्से का मान लो थोड़ा कम ही हार्ड रहते हैं, इसलिए कहा जा रहा है सेंसिटिव। और इसका एक और भी रीज़न है सेंसिटिव सेंसिटिव कहने का, कि उसको अगर आप रूट को अगर हार्म पहुंचा देते हो, मतलब मान लो पेड़ के आपने पूरे रूट ही को हटा दिया, तो पेड़ जो है वापस से जन्म नहीं ले पाएगा। अब एक चीज़ और, कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनका अगर आप टहनी भी काट के लगा दो
वो लग जाते हैं, तो उसका केस अभी के लिए हटा दो, ठीक है। ये एक तरीके से कहा जा रहा है, मतलब मेजर ग्रुप को लेकर के कहा जा रहा है। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, यही कहा जा रहा है कि ये जो रूट था जो कि छुपा हुआ था अर्थ के अंदर कितने सालों से, वो आपको बाहर दिख जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि काम किसका बचेगा, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। मतलब कि अब क्या होगा कि अब जो है जैसे हम लोग उसको रख देंगे, जैसे बाहर निकाल दिए उसको रख दिए, तो ये जो सूरज की जो रोशनी आती है उसमें जो गर्मी होती है, स्कॉचिंग मतलब झुलसा देने वाली गर्मी, उससे क्या होगा तो वो सूखना शुरू हो जाएगा, जो ये पेड़ है पूरा सूखना शुरू हो जाएगा। चोकिंग, चोकिंग का अर्थ होता है कि जैसे दम घोट देना, नहीं बोलते कि किसी का गला चोक कर गया, मतलब उसको सांस नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इनका क्या होगा कि ये बाहर आ जाएंगे, धूप पड़ेगी, तो एक तरह से मानो ये जो है मरने लग जाएंगे, एकदम दम घुटते घुटते ये भी मरने लग जाएंगे, क्योंकि इनका जो रूट है ये सब बाहर आ गया रहता है। इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग हार्डनिंग, ब्राउनिंग मतलब हो गया कि ये भूरे पड़ने लग जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो पूरी तरीके से ये भूरे हो गए हैं, हार्ड होने लग जाएंगे, ये पूरा इनका पूरा बॉडी, जैसे कि जितनी भी टहनियाँ होंगी जो थोड़ी सी नाजुक भी होंगी वो सब हार्ड होने लग जाएंगी। ट्विस्टिंग, सूखने के बाद क्या होता है, तो जैसे जैसे उसके अंदर का पानी खत्म होता है, पेड़ के अंदर भी पूरा उसके हिस्से में पानी भरा रहता है हर जगह। अब ऐसा नहीं काटने में पानी निकल के आपको दिखने लग जाए, बट हाँ एक तरीके से आप उसको जब जैसे पेड़ के आउटर लेयर को भी अगर आप कस के किसी चीज़ से नखोरते हो ना, तब भी आपको थोड़ा सा लगे कि नमी रहती है, तो वो सब हट जाएगी, तो वो थोड़ा सा सिकुड़ने टाइप के लग जाएंगे, ट्विस्ट करने लग जाएंगे इस वजह से। विथरिंग, विथरिंग मतलब कि मुरझा जाएंगे, जैसे पूरा ये आप देख सकते हो पूरा लीव्स ये सब गिर जाएगा, पूरा तरीके से मुरझा जाएगा। एंड देन इट इज़ डन, और इससे पता चला कि जो पूरा पेड़ है वो मर चुका है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो पेड़ को कैसे पूरा मारना है ये चीज़ पूरा यहाँ पर दर्शा दिया गया है। सो एट लास्ट जो है लिटरेरी डिवाइस या पॉली डिवाइस जो भी कहना कहो यार, मैं दोनों को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है इसको मैं बता देता हूँ, जो बचा हुआ था वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसे मैंने छोड़ दिया था, पहले नहीं बताया। तो जैसे कि एक तो यहाँ पर था कहीं, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, देखो यहाँ पर दो वर्ड देखो, ये ब्लीडिंग बार्क, दोनों वर्ड क्या है आसपास में, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर है ऊपर तो एकदम ही नीचे है, एक ऊपर है तो उसके बगल में, या फिर मानो एक वर्ड छोड़ के इसके बगल में होता, तो हम लोग जो है बोलते हैं कि चलो दोनों वर्ड क्या है आसपास में, मतलब दूर दूर नहीं है। तो ये जो वर्ड आसपास में, और इसमें देखो इन दोनों का स्टार्टिंग किससे हुआ है, तो बी से स्टार्टिंग हुआ है। तो यही कहा जाता है कि जब भी दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लाइक तीन भी हो सकता है, तो लाइक दो या दो से अधिक वर्ड जो है जिनका पहला जो लेटर है वो सेम है, और वो क्या है कॉन्सोनेंट है। देखो वॉवेल क्या होता है, O E I O U, तो वॉवेल छोड़ देना, जो कॉन्सोनेंट हो और वो दोनों ही सेम हो, लाइक यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी वर्ड के आगे बी है दोनों में, तब इसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। इसको मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। एलिट्रेशन, इसका स्पेलिंग भी देखना है यहाँ पर ध्यान से, ALLITERA, ठीक है, और इसको मैं नीचे कंटिन्यू कर देता हूँ, TION, ठीक है, ऊपर था दिख नहीं रहा, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ALLITERATION, एलिट्रेशन। इसी तरह एक और जगह एलिट्रेशन था जो कि ऊपर ही में था, यहाँ पर वाइट एंड वेट, देख सकते हो वाइट और वेट भी आसपास में है, बस बीच में एक एंड लगा हुआ है, तो एक तरीके से देखो तो दोनों क्या है आसपास में है। और इन दोनों का ये देखो, पहला जो लेटर है वर्ड का, इसमें पहला जो वर्ड का लेटर है वो दोनों W है और क्या है कॉन्सोनेंट है, तो ये भी क्या है एलिट्रेशन है। तो ये था पूरा इस वीडियो के अंदर, आशा करूँ आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया हो, और इसमें बस पोएट क्या बता रहे हैं, तो इसके अंदर वो जो है ह्यूमंस को और ट्री को जो है दर्शाते हुए कह रहे हैं कि जैसे ट्रीज है वो भी ह्यूमंस की तरह क्या है लिविंग थिंग्स है, उनको ये मानने पे लाइक वो भी ब्लीड करते हैं, मतलब एक तरह से बोल रहे हैं वो, ठीक। और इसी तरह बताते हैं कैसे उनको मारते हैं, जैसे हम जैसे इंसानों के साथ जैसे होता है कि उनको मारो तो उनमें से ब्लीडिंग आ जाती है, ठीक है, उसी तरीके से ये करते हैं। तो ये बस इन सिंपल बताया क्या चाह रहे हैं कि लिविंग थिंग है, इसलिए हमें पेड़ों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पेड़ को नुकसान पहुंचाते तो मानो कि इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं उस तरह का। तो ये था पूरा इस वीडियो के अंदर, असल में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, और अगर इसका कोई बेस्ट पार्ट लगा हो तो वो भी कमेंट में जरूर बता दें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।